कहीं ये फिल्म चेतावनी तो नहीं जो हमें आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही हो, क्योंकि एक रहस्यमयी बर्फीले तूफान ने दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को मिटा दिया है। चारों तरफ लाशों का ढेर लगा पड़ा है और ये तो बस पृथ्वी पर एक रहस्यमयी जादू हमले की शुरुआत है। आगे इन लोगों के साथ जो होगा उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में समुद्र के बीचों बीच बोट पर बैठी 3 लड़कियों से होती है जो कि यहाँ पर अपनी छुट्टियां बिताने आती हैं। ये लोग एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी शहर की ओर उन्हें एक अरोरा जैसी लाइट दिखती है। इस रहस्यमयी लाइट को देखकर ये तीनों घबरा जाती हैं क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने ऐसी लाइट कभी नहीं देखी थी। तभी अचानक समुद्र की लहरें तेज हो गईं। ये देखकर उनमें से एक लड़की बोट चलाने दौड़ी, लेकिन वो देखती है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फेल्ड हो चुके हैं। तभी बाहर खड़ी 7 की लड़कियां अचानक से जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर वो लड़की डर से कांपने लगी। अब जैसे ही वो लड़की खिड़की से बाहर देखती है तो सीन कट हो जाता है और फिर हमें अर्जेंटीना का एक शहर दिखाया जाता है जहाँ लोग बिजली विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं। दरअसल इस शहर में पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं आई है, जिससे कि लोग बेहद गुस्से में हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गाड़ी में हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है, बुआन रोसो और उनका ब्रदर इन लो ओमार। ये लोग इस प्रोटेक्ट के बीच में फंस जाते हैं। फिर एक आदमी जो उनकी गाड़ी के फ्रंट शीशे पर स्माइल बनाता है और चला जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उस आदमी का एक पैर नहीं है। वहीं ओमार आता है और कहता है कि हमें यहाँ से यू टर्न लेना होगा। अब वो लोग बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें फायर से ट्रक गुजरते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं आखिर शहर में हो क्या रहा है। फिर ये लोग बिसंते नाम के आदमी के गैरेज में आते हैं और अपनी गाड़ी को छोड़ देते हैं। और वो लोग वहाँ न्यूज में देखते हैं कि सारे लोग ब्लैकआउट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि सारे शहर की हालत बहुत खराब है। उसके बाद ये तीनों अपने दोस्त टानो लूकस के पास पहुंचते हैं, जहाँ बैठकर वो चारों दोस्त पत्ते खेलते हैं। वहीं उमार को एक फोटो मिलती है जिसमें वो देखता है कि लूकस के बहुत घने बाल थे, लेकिन अब तो वो गंजा हो चुका है। फिर वो लोग चेक करने लगते हैं कि उन लोगों ने जो बिस्की ऑर्डर की थी वो अभी तक डिलीवर हुई कि नहीं। वहीं उमर फिर से उनके पास एक मास्क लेकर आ जाता है। ये देखकर टानो उससे कहता है कि तुम मेरी चीजों को छूना बंद कर दो, मुझे ये सब पसंद नहीं। ये सुनकर उमर बाथरूम चला जाता है। बुआन अपने फोन पर मैसेज चेक करता है कि उसकी पत्नी एलिन उसे मैसेज कर रही थी कि तभी वहां पर बिसेंते आ जाता है और उन्हें बिस्की दे देता है। इधर इन दोस्तों की गेम समय के साथ और भी इंटेंस होती जा रही थी कि तभी वहां की बिजली चली जाती है। रोसो लेटर चलाता है और कहता है कि टेंशन ना लो दोस्तों, बिजली जल्दी ही आ जाएगी। तभी बुआन अपनी पत्नी एलिन का मैसेज चेक करने के लिए फोन निकालता है तो वो देखता है कि उसका फोन बंद है। ओमार अपना फोन चेक करता है तो उसका भी फोन स्विच ऑफ था। ओमार कहता है कि पता नहीं फोन स्विच ऑफ कैसा हो गया, यहाँ तक कि अब तो टॉर्च भी काम नहीं कर रहा। एना ऊपर से चिल्लाती है कि बिसेंते को कुछ हो गया है। ये उसे खिड़की से देख रही थी और वो अचानक से गिर पड़ा। टानो कहता है कि कहीं उसे हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। वहीं लूकस खिड़की से बाहर देखता है तो बाहर बर्फ पड़ रही थी। ओमार कहता है कि शायद टीवी पर इसका ही जिक्र कर रहे थे, पावर स्टेशन में जो आग लगी थी। एना कहती है कि इसका मतलब बिसेंते इसी वजह से गिरा था। अब इन सभी की बातें सुनकर टानो गेट खोलने लगता है, ये कंफर्म करने के लिए कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। लेकिन समय रहते एना टानो को गेट खोलने से रोक लेती है और कहती कि शायद हवा में कुछ जहरीला है टानो। तभी बाहर गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं। बुआन कहता है कि उसने ब्रेक तक नहीं लगाए, आखिर ये हो क्या रहा है। रोसो ओमार से कहता है कि घर के लिए फोन मिलाओ, लेकिन सेल फोन तो काम नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहा था। टानो एना से कहता है कि जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो ताकि जहर का एक भी कण अंदर ना आ सके। इधर बुआन अपनी पत्नी को लेकर काफी चिंता में था, मगर उसके दोस्त लोग कहते हैं कि वो जहाँ भी होगी सेफ होगी। इधर रोसो अपनी फैमिली को लेकर काफी स्ट्रेंच में था, जिसकी वजह से वो बिना कुछ समझे घर से बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भी गिरकर मर जाता है। टानो ओमार पर गुस्सा करता है कि आखिर तुमने उसे बाहर जाने ही क्यों दिया, और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झड़प हो जाती है। अब इस शहर में यहाँ सेफ होना मुमकिन ही नहीं, अब वो जगह बर्फ से ढक चुकी है। माहौल ऐसा बन चुका है कि इनके पास घर में बैठने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। इलाके के किसी भी घर में लाइट नहीं है। और एना कहती है क्या बिसेंते भी ऐसे ही गिरा जैसे रोसो गिरा। एना कहती है हाँ बिल्कुल। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके गैराज वाले गेट पर कोई दस्तक देता है। दरअसल एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। भुवन पूछता है पर तुम यहाँ आई कैसे। लड़की कहती है कि मैं एक डिलीवरी कर लूं और मैं यहाँ एक बिस्की डिलीवर करने आई थी। तभी उन लोगों को उस पर शक होने लगता है क्योंकि आपके हिसाब से तो डिलीवरी वाला लड़का था। तभी वो लड़की से पूछते हैं कि डिलीवरी 40 मिनट पहले हो चुकी है, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो। वो लड़की कहती है कि यहाँ अपनी साइकिल ठीक करा रही थी, तभी ये सब कुछ शुरू हुआ, इसीलिए मैं अपनी जान बचाकर अंदर आ गई। सब लोग सोचते हैं कि अब इस लड़की को अंदर आने देगी नहीं। इधर टानो अपनी बंदूक निकाल कर तैयार हो जाता है और बुआन से गेट खोलने के लिए कहता है और इस तरह वो लड़की घर के अंदर आ जाती है। इधर बुआन लाइंटेन लेकर बाहर निकलता है। टानो कहता है कि ये सुरंग मेरे ससुर ने बनाई थी ताकि यहाँ से सीधा गैराज से निकल सके।
में भुवन अपनी गाड़ी की चाबी लेने के लिए ऑफिस में जाना चाहता है। टानो कहता है कि बिना किसी बचाव के मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा, वैसे भी मैं अपने एक दोस्त को खो चुका हूँ। इतना कहते ही वहाँ पर ओमार आ जाता है। वो कहता है कि एक रास्ता है यहाँ से ऑफिस जाने का। भुवन कहता है कैसा रास्ता? ओमार कहता है कि वहाँ जो स्टेशन वैगनआर खड़ी है, हम अगर उसे खिड़की तक ले जाएं तो अंदर जा सकते हैं। इधर अंदर में वो लड़की बताती है कि उसका नाम इनग्रिड है। फिर लूकस लड़की से पूछता है तो फिर ऐप में लड़के का नाम एंटोनिम क्यों दिखा रहा था? इनग्रिड बताती है कि ये मेरे भाई का नाम है और वो उसी का अकाउंट है। मैं बस फूड डिलीवर करने का काम कर रही थी, मेरी साइकिल के हैंडल का स्क्रू निकल गया था और तभी बिसेंते ने मेरी मदद की। उधर भुवन गाड़ी को ले जाकर खिड़की के पास खड़ा कर देता है। ऊपर से बर्फ गिर रही थी तो वो खुद को प्लास्टिक से ढक लेता है। चाबी लेने के बाद जब वो लोग गाड़ी में बैठते हैं तो भुवन और टानो देखते हैं कि पुरानी बर्फ अपना रंग बदलती है। भुवन बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। खैर घर पर आकर वो चारों दोस्त डिस्कस करते हैं कि अब आगे करना क्या है और बाहर क्या चल रहा है। रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैटिक प्लस एकदम से फेल्ड हो चुके हैं और इसी वजह से गाड़ी के सभी पार्ट सड़ जाते हैं, जिससे कि गाड़ी चल नहीं पाती। और ये सब तभी संभव है जब सोलर तूफान या एटॉमिक बम गिरा हो। फिर उन्हें खिड़की के बाहर डॉन एलोसी नाम का एक आदमी नजर आता है। ये लोग उसे सावधान करना चाहते हैं ताकि वो खिड़की न खोले। ये लोग लाइन टेन हिलाकर उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं, बट अफसोस वो आदमी इनकी बात को समझ नहीं पाता और खिड़की खोल देता है। उसकी पत्नी वहाँ आती है। भुवन ये सब देखकर डर जाता है क्योंकि उसकी पत्नी को सुबह उठकर बाहर निकलने की आदत है, इसीलिए वो उसे इन्फॉर्म करने के लिए टानो कहता है कि तुम फालतू में ही चिंता कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा। लेकिन भुवन है कि कुछ भी नहीं सुनना चाहता और वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता है। एना और इनग्रिड उसे तैयार करती हैं, उसके पैरों को प्लास्टिक से ढकती हैं, उसके पूरे शरीर को गर्म कपड़े से ढक देती हैं ताकि बाहर का कोई भी कण उसके शरीर को ना छू सके। अब फाइनली भुवन मास्क पहनकर बाहर निकलता है। पूरा शहर बर्फ से ढक चुका था। खिड़की से सारे दोस्त उसे गुड लक कहते हैं। कुछ कदम बढ़ते ही उसे रास्ते में रोसो की लाश दिखती है जो कि बर्फ से ढक चुकी थी। रोसो की लाश को देखकर भुवन की आंखें नम हो जाती हैं। चारों तरफ उसे इंसान की लाश ही दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इंसानों का नामो निशान मिट गया हो। कौन जाने इस आपदा में कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, क्योंकि यह बहुत ही अचानक आई थी। जो भी उस समय बाहर था उसे भागने का मौका तक नहीं मिला। भुवन के हर एक कदम पर एक लाश पड़ी थी। फिर एक जगह से उसे एक सीटी की आवाज आती है। भुवन अपने आसपास नजर घुमाता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। इधर सुबह होते ही एना की नींद खुलती है। वो देखती है कि सभी लोग सोए हुए हैं लेकिन उसका पति टानो खिड़की के पास बैठा हुआ है। फिर वो जाती है चाय बनाने के लिए लेकिन टानो उसे बीच में ही रोक लेता है। ये पानी जहरीला है और इस बात को लेकर टानो और एना में बहस होने लगती है। तभी लूकस कहता है कि टानो ठीक कह रहा है, एना आपसे हमें हर एक छोटी चीज का हिसाब लगाकर चलना होगा। इनग्रिड कहती है कि एक और सूट होता तो मैं जाकर सामान ले आती। एना कहती है कि तुम्हें लगता है ऐसे में कोई स्टोर खोलकर बैठा होगा। दरअसल एना फ्रस्ट्रेट हो गई थी। इससे पता चलता है कि ऐसी सिचुएशन में ये सब लोग अपना अपना दिमाग खो रहे हैं। इधर भुवन को फिर से सीटी की आवाज सुनाई पड़ती है। भुवन पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है। भुवन उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। काफी दूर आने के बाद मैप में चेक करता है और आगे बढ़ता है। इधर ओमार और इनग्रिड एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ओमार कहता है कि उसका परिवार यहाँ नहीं रहता और वो किसी भी तरह अपने परिवार के पास लौटने की कोशिश करेगा। इनग्रिड कहती है कि मेरा भाई भी पार्क में मेरा इंतजार कर रहा था, पता नहीं वो जिंदा होगा या नहीं। टानो खिड़की को ढक रहा था और वो लूकस से कहता है कि तुम्हें बंदूक चलाना सीखना होगा क्योंकि ये घर समुद्र में चलने वाले जहाज की तरह हो गया है। उन दोनों ने बगावत की तो हमारी तो लग जाएगी। इधर भुवन चलते चलते रेलवे ट्रैक तक पहुंच जाता है जहाँ एक ट्रेन रुकी हुई थी, जहाँ हर जगह डेड बॉडीज हैं। लेकिन तभी उसकी नजर कंपार्टमेंट पर पड़ती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग जिंदा थे। ये सभी लोग उससे मदद की आवाज लगाते हैं। भुवन कहता है कि मैं अकेला हूँ और तुम सबको नहीं बचा सकता। तभी एक औरत कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अपना मास्क उतारो। भुवन कहता है कि मैं मास्क नहीं उतार सकता, मैं अकेला हूँ, मैंने मास्क उतारा तो मैं जिंदा नहीं बच सकता। वो सारे लोग कहते हैं कि हम लोग पिछले 6 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं, इसीलिए पुलिस को कॉल कर दो या हमारी मदद कर दो। भुवन जानता था कि फोन काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो बैग को खोलकर उसमें से एक पानी की बोतल निकालता है और उन्हें दे देता है और ये लोग जानवरों की तरह पानी के लिए लड़ने लगते हैं। भुवन उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मदद लेकर आऊंगा। इधर घर पर ओमार खाना बनाने की स्किल से एना को इम्प्रेस कर रहा था। वहीं इनग्रिड बंदूक उठाकर उसे चलाने की प्रैक्टिस करने लगती है। टानो ये सब करते हुए उसे देख रहा था। टानो पूछता है तुम्हें बंदूक चलानी आती है? इनग्रिड कहती कि मैंने मिलिट्री सर्विस की थी इसीलिए मुझे बंदूक चलाना आता है। अब तो गैस भी खत्म हो जाती है और ये देखकर इनग्रिड बाहर जाकर सप्लाई लाना चाहती थी क्योंकि इस तरह से तो ये लोग अंदर ही अंदर मर जाएंगे। ओमार उसे रोकने लगता है लेकिन टानो कहता है कि अगर ये जाना चाहती है तो जाने दो। तभी टानो एक मास्क लेकर आता है जो कि उसने घर की ही कुछ चीजों को जोड़कर बनाया था
था। इनग्रिड कहती है कि जब तुम्हारे पास मास्क था तो तुमने बताया क्यों नहीं। टानो कहता है कि क्या पता ये काम करेगा भी या नहीं, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। फिर वो इनग्रिड की साइकिल को चेक करता है तो उसका पेडल चलते वक्त, जिससे कि वो हैरान हो जाता है। वो चेक करता है कि वल्फ काफी पुराना है, बस नॉर्मल फाइलमेंट है, लेड नहीं है। ये देखकर उसे कुछ समझ आता है और वो अपनी पुरानी गाड़ी का बैटरी निकाल कर उसे इस्तेमाल करता है तो काने चलने लगते हैं। मतलब ये कि पुरानी चीजें अभी भी काम कर रही हैं। फिर बुआन आखिरकार अपने एलियन के घर पहुंच जाता है, जहाँ सब लोग इस कहर से बचने की भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बुआन उन लोगों को डिस्टर्ब करे बिना अपने रूम में आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है, जिससे कि वो अपनी बेटी क्लारा को आवाज देने लगता है। तभी उसे क्लारा की एक फोटो दिखती है, जिसे वो बैठकर देखने लगता है। कुछ देर के बाद वहाँ उसकी पत्नी एलिन आ जाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। बुआन कहते हैं कि मैसेज करने ही वाला था कि तभी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। खैर तुम ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि हमारी बेटी क्लारा कहाँ है। वो तो तुम्हारे साथ ही थी ना। एलिना कहती है कि वो मेरे साथ ही थी, पर तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद ही वो अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ घूमने चली गई। बुआन उससे कहता है कि वो सिर्फ 17 साल की है, तुमने उसे जाने क्यों दिया। एलिना कहती है कि वो उसकी स्कूल फ्रेंड्स थी, इसीलिए जाने दिया, और किसे पता था कि ये सब हो जाएगा। अब इस बात को लेकर इन दोनों में बहस होने लगती है। काफी देर बहस होने के बाद एलिना अपनी बेटी को लेकर इमोशनल हो जाती है। उसे रोता देख बुआन उसके पास आता है और उससे कहता है कि कुछ नहीं होगा, उसे हमें उसके दोस्त के पेरेंट्स पर भरोसा रखना होगा। अब वो पूछता है कि क्लारा किसके घर गई थी। एलिना कहती है कि लूना टिफानो के घर। अब बुआन अपनी बेटी के स्कूल जाना चाहता है, लेकिन एलिना उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। बुआन उसे बहुत समझाता है, मगर वो नहीं सुनती। फिर वो जैसे ही बाहर निकलता है, अपार्टमेंट के सभी लोग बाहर जमा हो जाते हैं। दरअसल वो लोग उससे बात करना चाह रहे थे। पूछते हैं कि क्या तुम बाहर से आए हो और क्या तुम बर्फ को छू सकते हो और तुम जिंदा कैसे हो। बुआन कहता है कि इस बर्फ का असर कुछ देर में चला जाता है, इसीलिए हम पूरे शरीर को ढककर बाहर जा सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। अब हमें रास्ता दीजिए। तभी चार्ली नाम का एक आदमी आगे आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास जो मास्क है उसे हमें दिखाना होगा, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी बुआन अपनी बंदूक निकाल लेता है और चार्ली को हटने की धमकी देने लगता है, और फिर अपनी पत्नी को लेकर वो वहाँ से निकलता है। बिल्डिंग के बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। अब इन लोगों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। बुआन चार्ली को गोली मारता है, जो कि सीधा उसके कान में लगती है, जिससे चार्ली को गुस्सा आता है और पागलों की तरह गोली चलाने लगता है। बुआन और एलिना अपनी जान बचाकर एक कमरे में आ जाते हैं। बुआन एलिना से कहता है कि जल्दी से तुम अपने लिए कुछ गर्म कपड़े पहन लो। बुआन नीचे एक ट्रक देखता है और अपनी पत्नी से पूछता है क्या तुम ट्रक पर कूद पाओगी। वो डर के मारे कहती है मैं यहाँ से नहीं कूद पाऊंगी। इधर वो सभी लोग लॉक तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बुआन फिर से वहाँ आकर उन लोगों पर गोली चला देता है। फिर वो एलिना के पैरों को प्लास्टिक से ढकता है और उसे मास्क पहनाता है और कहता है कि तुम्हें हमारी बेटी क्लारा को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें उसे अपने साथ लेकर आना होगा, तब तक मैं इन कमीनों को रोकता हूँ। अब एलिना बिना कुछ समझे ट्रक के ऊपर कूद जाती है। इधर चार्ली और उसके लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन बुआन एक खिड़की के दरवाजे को तोड़ देता है, जिससे कि बर्फ आने लगती है, जिसे देखकर चार्ली और उसके लोग डर के मारे भाग जाते हैं। जबकि बुआन प्लास्टिक से अपना चेहरा ढक लेता है और वो भी खिड़की से ट्रक के ऊपर कूद जाता है, लेकिन प्लास्टिक से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिससे कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक गाड़ी में पाता है। दरअसल उस गाड़ी में उसके दोस्त होते हैं, टानो, लूकस और ओमार, और उसकी पत्नी एलिना। एलिना को देखकर वो राहत की सांस लेता है। खैर तभी हम देखते हैं कि पृथ्वी पर रेड कलर का कुछ क्रैश हो रहा है। इस तरह हमारे इस फर्स्ट पार्ट का एंड होता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।